कहीं पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसको जो है ना आपने वो करना याद रखिएगा, रिकॉर्ड ना जब स्टार्ट करें तो। ओके, वो मैंने मिस कर दिया, वो मैंने करा नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए कर दिएगा। टाइम जब आप स्केड्यूल करेंगे ना तो उसमें एडवांस ऑप्शन आएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे ना तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर देगा वो एट स्टार्टिंग, वो खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। हाँ, अभी इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू, हाफिज। वालेकुम। 3 लोग आ गए हैं, 4 लोग हैं अवेलेबल। सॉरी, मैं एक क्लास ले रहा था इसलिए थोड़ी सी लेट हो गया हूँ। बाकी ये कि आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने कल जो है वो छोड़ा था टॉपिक, उस टॉपिक को हम जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप के आप सबके पास जो है वो ये स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है ना? अच्छा, आपके पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसको कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में जाकर जो है वो आस्क कर सकता है, या अपना माइक जो है वो अनलॉक कर कर वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे चैट पे भी लिख के जो है ना वो मुझे भेज सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम उसको आपको कोशिश करेंगे कि उसको आपको वहीं पे एड्रेस कर दें। ठीक है, अगर किसी के पास वॉइस का इशू आ रहा हो तो याद रखिएगा कि आप जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे या आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो ज्वाइन ऑडियो आ रहा होता है, और ज्वाइन ऑडियो के ऊपर जो है ज्वाइन ऑडियो पे आपने जाकर जो है ना उसके ऊपर क्लिक करना होगा, और ज्वाइन ऑडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है वो मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, क्योंकि लास्ट हमने जो क्लास में किया था वो लास्ट क्लास में तो कल हमने सिर्फ पुराने कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने पूछे थे वो मैंने डिस्कस किए थे, और मैंने कल भी आपको ये कहा था कि हम जो है वो अब जो नया आपने काम स्टार्ट करना है उस नए काम को जो है वो हम अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इसके अंदर ही जो है वो हम अपनी अटेंडेंस भी जो है वो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो अटेंडेंस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे मेरे पास जो है वो चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, तकरीबन 6 लोग जो है वो मेरे पास जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमने जो स्टार्ट करना है आज वो स्टार्ट करना है दैट इज़ परमिटेशन। ठीक है जी, परमिटेशन का टॉपिक था हमारा नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना होगा, और उसके अंदर जो है वो आसिफ आसिफ हमने परमिटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करना है आज। ठीक है जी, और हमारे पास अभी जो शो हो रहे हैं लोग वो 5 लोग शो हो रहे हैं। ठीक है, 5 पीपल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से और लोग थे भी अभी जो ऑन हुए थे, मगर मेरे ख्याल से वो ज्वाइन सही नहीं कर सके। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन। ठीक है जी, परम्यूटेशन जो है हमने फंडामेंटल काउंटिंग रूल लास्ट क्लास में किया था, फिजिकल क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और आज हमने जो स्टार्ट करना है वो परम्यूटेशन स्टार्ट करनी है। परम्यूटेशंस जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं? परम्यूटेशंस का मतलब होता है दैट इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है,
परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन मीन्स के हम अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब वो अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती हैं? उन अरेंजमेंट्स के लिए आपके पास क्या होगा? उन अरेंजमेंट्स के लिए आपके पास दो चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। नंबर वन, एक स्मॉल एन कहलाता है, ठीक है जी। और स्मॉल एन का मतलब होता है आपके पास जो आपके सॉरी स्मॉल एन का मतलब है आपके पास दैट इज द गिवन ऑब्जेक्ट्स और कैपिटल आर का मतलब होता है आपके पास एक सेकेंड, अच्छा, कैपिटल आर आपके पास एक आपके पास क्या होता है आपके पास दैट इज द गिवन ऑब्जेक्ट्स एन, और दूसरा आपके पास जो चीज अवेलेबल होगी वो होगी आपके पास, वो होती है आपके पास स्मॉल आर। एक सेकेंड, आपको क्या जरा कुछ ट्रबल आ रही है यहाँ पे, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, बोट कुछ वर्किंग प्रॉब्लम कर रहा है। मीन्स आपके पास होल्ड अ सेकेंड। एन का मतलब आपके पास क्या होता है? दैट इज द गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आर का मतलब आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास परमिटेशन में जो है वो गिवन होती हैं। एन ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं। गिवन ऑब्जेक्ट्स जब भी आप अरेंजमेंट बनाते हैं, किसी भी चीज की कोई अरेंजमेंट बनाएंगे अगर आप, तो उन अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। वो कहलाते हैं आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को हम इन जनरल ले रहे हैं। और आर का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि आप अरेंजमेंट में जो आपको गिवन ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स आप जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? परम्यूटेशंस के अंदर जब हम परम्यूटेशंस फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये कुछ आपके पास क्या है? कंडीशंस होती हैं। और परम्यूटेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं 4 पार्ट्स में ब्रेक करके, ठीक है। तो नंबर वन हमारे पास क्या होता है? नंबर वन हम कंसीडर करते हैं दैट इज व्हेन n इज इक्वल्स टू r, यानी जब आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स और आपके पास ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम जो है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब ये कंडीशन कब होती है फुलफिल? उसके लिए
हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एनपीआर। ये जो हमने एनपीआर यहाँ मेंशन किया है, इस एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन इज द गिवन ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है। और ये जो पी है आपके पास, वो शो कर रहा है आपका परम्यूटेशन, ठीक है। तो n टाइम्स परम्यूटेशन ऑफ r, तो n और r हमारे पास क्या होगा? जब सेम होगा तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन लास्ट क्लास में भी मैंने शायद एक्सप्लेन करी हो, अगर नहीं करी तो कोई इशू नहीं है, अभी हम इसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो आता है, ये इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर के साथ, यानी मिसाल के तौर पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टू 3, 2 एंड 1, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे? कोई भी नंबर जिसका हमारे पास क्या हो जाए, फैक्टोरियल निकालना हो हमने, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लेट सपोज कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 6 फैक्टोरियल अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करना है। 6, अगर n मेरा 6 है तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, तो 6 माइनस वन विल बिकम 5, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस टू, ये हो जाएगा 4, फिर 6 माइनस थ्री 3, 6 माइनस फोर 2, 6 माइनस फाइव 1, ठीक है। इसमें जीरो नहीं आता, इसको हमेशा याद रखिएगा। फैक्टोरियल नोटेशन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास जीरो नहीं आता, ठीक है। लास्ट जो आपके पास नंबर आएगा वो होगा 1। कोई भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालते हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, इन सबको हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। और कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम अपने सॉल्यूशन के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, ठीक है जी, तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा कैसे? अगर मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं पूरा ओपन नहीं करूं, उसको पार्शियली ओपन करके जो है वो मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, कंडीशन नोटेशन की, फैक्टोरियल नोटेशन की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास जीरो फैक्टोरियल आ जाता है, तो जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? आपके पास जीरो फैक्टोरियल का मतलब है हमेशा 1, ठीक है जी। जीरो फैक्टोरियल इज विल ऑलवेज बी 1। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहली कंडीशन हमने ली क्या? जब हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम जो है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए, ठीक है। जब हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? लेट सपोज कि हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन बी lined up for a group photograph। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया अभी हमने। और उस क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि कितने हमारे पास पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम 5 लोगों को एक ग्रुप फोटोग्राफ के ऊपर जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। और ग्रुप फोटोग्राफ का मतलब क्या है? ग्रुप फोटोग्राफ का मतलब ये है कि ये 5 लोग एट अ टाइम आपके पास फोटोग्राफ में शो हो रहे होंगे। मुझे 5 में से 4 नहीं लेने, मुझे 5 में से 3 नहीं लेने। ग्रुप फोटोग्राफ का मतलब है 5 लोगों का ग्रुप है अगर, तो वो पांचों ही शो होंगे वहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं तो इसके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? गिवन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं? 5, क्योंकि 5 पीपल्स हैं, ठीक है। और ग्रुप फोटोग्राफ लेना है तो उसमें भी कितने लोग आएंगे? उसमें भी 5 लोग आएंगे।
तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स भी 5 है और आपके पास जो मुझे एक वक्त में अरेंज करने हैं वन एट वन अरेंजमेंट मेरे पास 5 लोग ही उसके अंदर यूज होंगे। तो ये सवाल बन जाएगा किस कंडीशन का कि जब हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास कि मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 5p5। देखिए ये जो कैपिटल P है, लेफ्ट साइड पे जो 5 लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और राइट साइड पे जो 5 लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 5p5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये बिल्कुल बेसिक सवाल है इसलिए पूरा एक्सपेंड करके हम यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम कोई फर्दर कैलकुलेशन करेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा आपके पास क्या हो, फैक्टोरियल नोटेशन आ रहे हो, तो फिर हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर भी आपके पास ये फैक्टोरियल का नोटेशन मौजूद होता है। जहां आपके पास शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट के बटन के नीचे ही आप देखेंगे तो एक दो बटन के अंदर, एक दो बटन की फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर ही, फर्स्ट 2 रॉज में ही आपको ये एक्सक्लेमेशन वाला मार्क जिसे आप फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं वो आपको वहां पे शो होगा। ठीक है, तो 5p5 क्या आ जाएगा आपके पास, 5p5 विल बिकम 5 4 is 20, 20 into 3 60, 60 into 2 that will become 120 ways। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 120 ways। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई जिसके अंदर आपके पास अरेंजमेंट्स के अंदर जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम क्या कर रहे हो, वो सारे के सारे हम यूज कर रहे हो। जब फर्स्ट कंडीशन में हमने n और r सेम लिया, यानी आपके पास n और r जब बराबर हो गए तो हमने उसके हिसाब से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं इसके, सर सर अगर हम डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल का आंसर निकाल ले तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर तो एक ही फैक्टोरियल था इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड कर कर लिख दिया है। ठीक है, जब आपके पास आगे फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो उसके अंदर एक से ज्यादा फैक्टोरियल आपके पास आ रहे होंगे। जब एक से ज्यादा फैक्टोरियल आएंगे तो आपको सबको ओपन नहीं करना होगा, फिर आप उसको सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करके उसके आंसर्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, जिनके आवाज का जिनको इश्यू हो रहा है जब वो ज्वाइन करेंगे ज्वाइन जब वो ज्वाइन करें, जो भी ज्वाइन करें यहाँ पर याद रखें कि ज्वाइन ऑडियो जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आवाज मेरी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको जो है वो ज्वाइन ऑडियो करना है। ज्वाइन ऑडियो करने के बाद ही आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास हम जा रहे हैं किस पे, अब हम सेकंड कंडीशन पे मूव कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, सेकंड कंडीशन होती है व्हेन n is not equals to r। ठीक है, जब हमारे पास n और r क्या हो, आपके पास बराबर नहीं आ रहे। ये मैं आपको पूरा जो है ये बता दूं आपको, मैं ये पूरा आपको जो है वो पिक्चर फॉर्म में शेयर कर दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये पूरा जो वर्किंग होगी आज की मैं आपको जो है वो पूरा जो है वो इसका एक पिक्चर लेकर, पिक्चर स्नैपशॉट पे तौर पर जो है ना आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको जो है वो इतनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू r। ठीक है, जब n और r बराबर नहीं होते तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, n हमेशा ग्रेटर होंगे किससे, r से। गिवन ऑब्जेक्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जो अरेंजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, उनमें से ऑब्जेक्ट्स वो कम होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर थे 5 पीपल, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हमें सेलेक्ट करने थे। अगर हम उसी के अंदर लेते कि भाई हमारे पास 5 पीपल्स अवेलेबल हैं और उसमें से मैंने 3 लोगों को जो है वो 3 लोगों की फोटोग्राफ्स लेनी है। ठीक है, तो अब क्या होता, अब मैं 5 में से कोई 3 लोगों को अरेंज करता फोटोग्राफ के लिए।
5 आउट ऑफ 5 मैं कभी भी 6 लोगों को अरेंज नहीं कर सकता था। तो 5 पे हद क्या होगी कि मैं 5 लोगों को अरेंज करूं, या मैं फिर 5 से कम लोगों को अरेंज कर सकता हूं। तो n हमेशा आपके पास क्या होगा, n विल ऑलवेज ग्रेटर देन r। पहली कंडीशन तो ये हो जाए, इसमें समझ लिया आपने। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, जब n r से बड़ा होगा तो इसके अंदर दो आपके पास पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट ना हो, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हैं वो आपके पास क्या हो, रिपीट हो। रिपीट होने का मतलब क्या है कि जब आप एक अरेंजमेंट बनाएं तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो हो ऑब्जेक्ट आपका, वो उसके बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता हो, या फर्दर जितनी भी पोजीशंस अवेलेबल हैं उसमें वो रिपीट हो जाए। कम से कम रिपीटिशन जो है वो क्या है कि एक ही अरेंजमेंट में एक जैसी दो चीजें आ जाए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट में रिपीटिशन क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन ये होती है आपके पास कि जब आप जो है वो एक साथ जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनमें तमाम एक जैसे जो है ऑब्जेक्ट्स को ले लें, ठीक है। तो अब एक केस है नॉट रिपीटेड का, एक केस है किसका, रिपीटेड का, कि जब हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम सेम ना हो। इसके लिए फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। नॉट रिपीटेड के लिए क्या होगा, एनपीआर जो परम्यूटेशन है उसके लिए फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ब्रैकेट में होगा, इसको लाजमी ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और फिर आंसर आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप रिपीटेड के केस में जाएंगे तो रिपीटेड के केस में क्या हो जाएगा, एन पी आर इक्वल्स टू एन की पावर आर, ठीक है जी। अब जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है, कि जो भी आपको अरेंजमेंट बनानी है अगर उसको नॉट रिपीटेड से बनानी है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जब आपको रिपीटेड का केस देखेंगे आप तो उसके लिए आप यूज करेंगे एन की पावर आर। जनरली अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि वो केस है नॉट रिपीटेड का, ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल चीजें होती हैं, अगर कोई पर्सन्स हैं, पर्सन्स जो है वो रिपीट नहीं हो सकते, या अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने अरेंज करना है तो वो अरेंज रिपीटिशन पे नहीं हो सकते। लाइक कि अभी हमने जो एग्जांपल ली थी, आपके पास 5 पीपल कैन बी लाइन अप इन अ ग्रुप फोटोग्राफ, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा हुआ होगा वो सेम पर्सन जो है वो पहले ही ग्रुप फोटोग्राफ के अंदर सेकंड पोजीशन पे या किसी भी अलग पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। तो जनरलाइज आपके पास अगर कोई अरेंजमेंट मांगी जाए जिसमें रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन जो है वो मेंशन नहीं है तो आपने किससे करना होगा, आपने उसको सॉल्व करना होगा नॉट रिपीटेड से, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद फिर आपके पास क्या है, अब यहाँ आपके पास चीजें आ गई, वो क्या है आपके पास, दैट इज एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल जब नॉट रिपीटेड का केस होगा। और जब आपके पास एन पी आर आ जाए, एन पी आर मीन्स कि जब आपके पास रिपीटेड का केस होगा तो एन की पावर आर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन क्या है, आपको इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज in sorry how many three letters code can be made from the letters A, B, C, D, E and F, ठीक है। if letters
आर नॉट रिपीटेड, एक कैटेगरी हो गई है, ठीक है। और इफ लेटर्स आर रिपीटेड, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमने जैसे ऊपर ली थी दो कंडीशंस, वैसे हमने दो कंडीशन ले ली यहाँ पे। एक हो गई आपके पास इफ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, और एक हो जाएगी आपके पास इफ लेटर्स आर रिपीटेड, ओके। अच्छा जी, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये आपके पास शो हो जाए प्रॉपरली। अच्छा, ओके। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री लेटर्स कोड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एफ if letters are repeated or if letters are not repeated, sorry, or if letters are repeated। जैसे हमने ऊपर मेंशन किया हुआ वैसे ही हमने जो है वो क्या किया, हमने नीचे जो है वो दो कंडीशंस ले लिए। जब भी आपके पास n और r सेम नहीं होगा, तो n और r जब सेम नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, वो आपको गिवन ऑब्जेक्ट्स और उसमें से जितने ऑब्जेक्ट्स आपने अरेंज करने हैं वो दोनों आपको बताएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, और सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं भाई, गिवन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है। और हमें कोड बनाना है किसका, हमें कोड बनाना है यहाँ पर थ्री लेटर्स का, तो आर हमारे लिए क्या हो जाएगा 3। अब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं किसकी, दैट इज नॉट रिपीटेड की, ठीक है। हमने नॉट रिपीटेड को लिया, जब हम नॉट रिपीटेड को लेंगे तो नॉट रिपीटेड के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला है वो है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 6p3, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, परम्यूटेशन निकालनी है उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो सिंपल, पहले तो एक ही फैक्टोरियल था, अब यहाँ पे दो फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व हो गए। जब दो फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो गए तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा, देखिए ऊपर वाले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगी आपके पास दैट इज 720, ठीक है जी। और डिवाइड करेंगे आपके पास 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स दैट इज 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 720 डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल इज 6, ठीक है जी। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 120 वेज, ठीक है। यानी अगर हम 6 में से 3 लेटर्स को यूज करें तो 6 में से 3 लेटर्स को यूज करने से हम कितने कोड जनरेट कर सकते हैं, हम 120 वेज में डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं, ठीक है। बट वो तमाम जो कोड्स होंगे वो रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे कोड बना के आपको शो कर देता हूँ। ये आपको कोड पेपर में बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ वेज निकालना है कि कितने वेज में वो कोड बन सकता है। लेट सपोज ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है जी, या ए डी ए बी डी, ठीक है, या ए ई एफ, ठीक है। ये सब क्या है देख रहे हैं आप, ये तीनों आपके पास जो शो हो रहे हैं ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। ए, अगर एक अरेंजमेंट में ए यूज हो गया तो फिर उसके आगे सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर वो ए को यूज नहीं किया है हमने, ठीक है। ऐसे हम 120 डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं इन 6 अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। अच्छा, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अगर हम इन 6 अल्फाबेट्स को यूज करें
और कोड बनाएं, कैसा कोड क्रिएट करें हम रिपीटेड के पर्सपेक्टिव में, कि एक अल्फाबेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक अल्फाबेट हमारे पास एक से ज्यादा दफा कोड में यूज हो सकता है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल्स टू एन की पावर आर, और एन की पावर आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, 6p3 इक्वल्स टू 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 216 वेज। अगर मैं रिपीटेड के केस के अंदर आपके पास ये कोड जनरेट करूंगा, तो रिपीटेड के केस के हिसाब से मैं 216 कोड्स बना सकता हूं जिसके अंदर लेटर्स रिपीट भी होंगे। अब वो रिपीट कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जो हम कोड कर रहे हैं वो सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको रिपीटिशन के मीनिंग्स जो है वो थोड़े से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी आपकी, एग्जाम्पल हो जाएगी जैसे लाइक दिस ए, ठीक है जी, ये मेरा एक कोड है। एक कोड में मैंने 3 दफा ए यूज किया है, और 3 ए जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये 3 ए मेरे जो है वो शो कर रहे हैं कि इसके अंदर हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी, हमारी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो सकती हैं। या ऐसे आ जाइए ए बी ए, ठीक है, तो ए जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब हम रिपीटेड का केस लेते हैं तो इसके अंदर वो वाले जो केसेस होते हैं जिसके अंदर सिंगल अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो, और जिनके अंदर एक से ज्यादा अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, वो दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो टोटल 216 वेज हैं, इसमें 120 ये वाले होंगे जो हमने पहले निकाले हुए हैं, ठीक है। और मजीद जो इसके अंदर रिमेनिंग आ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, वो तमाम वो वाले कोड्स होंगे जिसके अंदर अल्फाबेट्स को एक से ज्यादा दफा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी। अच्छा जी तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास ये जो 216 वेज हैं, 216 वेज के अंदर 120 तो वो वाले शामिल होंगे इसके अंदर, नॉट रिपीटेड वाले, और जो 120 से जितने भी आगे जाएंगे, जितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, वो सारे के सारे जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, 216 के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ अल्फाबेट्स थे ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह वो आपको नंबर्स भी दे सकता है, ठीक है जी। जो आपको नंबर देगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा अभी आपके पास जो है वो जो आपको वो नंबर देगा, ठीक है, वो जो नंबर आपको वो दे रहा होगा तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से आपको वो नंबर्स भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 6, या ये जो डिजिट्स होते हैं आपके पास 0 से लेकर 9 तक, इसमें वो सेलेक्टेड आपको जो है वो क्या कर दे, डिजिट्स दे दे, ठीक है। और उसमें आपसे कहे कि बताइए कि इसमें कितने जो है वो आप 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है, या 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो जैसे हमने फंडामेंटल काउंटिंग रूल के अंदर ये किया था, ठीक है, जिसमें हमने नंबर फॉर्मेशन की थी, वो वाला सवाल भी इसमें आ सकता है, मगर सिंपल वाला। और इवन वालों सवालों को जो है वो हम इससे सॉल्व नहीं करते, इसके अंदर हम बेसिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, इससे हम जो है वो क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको कोई वो वर्ड दे दे, उस वर्ड के अंदर आपको वो कहे कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, लेट सपोज कि वो आपको कहे कि एक वर्ड है संडे, ठीक है जी, तो संडे की स्पेलिंग आपके पास क्या है, SUNDAY। यहाँ आपके पास क्या है, ये जो 6 अल्फाबेट्स हैं SUNDAY, ये जो आपके पास 6 अल्फाबेट्स हैं, वो 6 अल्फाबेट्स आपके पास क्या हो रहे हो, उन 6 अल्फाबेट्स को आपने जो है वो अरेंज करना हो। वो 6 अल्फाबेट्स जो आप अरेंज करेंगे उसको आप रिपीटेड या नॉट रिपीटेड में कर सकते हैं, ठीक है जी। या मैं इसके नीचे एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एक सेकेंड, इसके नीचे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको जो है वो आपने यहाँ पे करना होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल
हाउ मैनी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में, हाउ मैनी 3 लेटर्स कोड कैन बी मेड फ्रॉम द letters of the word संडे। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपके पास, हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे। ठीक है, और इसके ऊपर कंडीशन अगर हम लगाएं तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, इफ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है जी, और बी पार्ट इसका ले ले जाकर तो हम इफ लेटर्स आर रिपीटेड। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा आप, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं इन सवालों को, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो गिवन ऑब्जेक्ट सेम होने की सूरत में आपके पास क्या होगा, एक सेकेंड, अगर आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट सेम है तो आपके पास एक से ज्यादा आंसर्स जो है वो सेम आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को सॉल्व करने में क्या होगा, गिवन ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो है वो क्या है, वो जो वर्ड आपको दिया है संडे, संडे के अंदर आपके पास 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है अभी, ठीक है जी, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, अच्छा जी, फंडामेंटल का क्वेश्चन है या आपके पास इसका क्वेश्चन है, हमें ये इस तरह पता चल जाएगा कि ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है या आपके पास परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, परम्यूटेशन के क्वेश्चन में ज्यादातर वो लफ्ज यूज करते हैं परम्यूटेशन का या अरेंजमेंट्स का। ठीक है जी, और फंडामेंटल काउंटिंग रूल के अंदर जो है आप उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर सवाल, आप जब सवाल देखेंगे फंडामेंटल काउंटिंग रूल का, तो उसके अंदर किसी एक काम को अकम्प्लिश करने के लिए, मैंने कहा ना, इस एक काम को अकम्प्लिश करने के लिए फर्दर जब आपके पास सब जो है वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो फंडामेंटल काउंटिंग रूल का सवाल होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो है वो एक होटल वाली एग्जांपल दी थी जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे ऑर्डर प्लेस करने के, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो सब ऑप्शंस थे, वो सब ऑप्शंस को ही आपने यूज कर कर आपने जो है वो क्या किया था, अपना ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है जी, तो वो सवाल फंडामेंटल काउंटिंग रूल का, ठीक है जी, वो इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है कि उसके अंदर जो भी आपको काम दिया जाता है तो उसके अंदर वो सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे पास ये इतने सालन्स अवेलेबल हैं, इतने रोटी अवेलेबल है, इतनी आपके पास जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, ठीक है जी, इतने आपके पास मीठे अवेलेबल है। अब उसमें से मिलाकर मैंने क्या करना होगा, अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। परम्यूटेशन के सवाल में क्या होगा, परम्यूटेशन में वो कहेगा कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। ठीक है जी, यहाँ आपके पास बात हो रही होगी किसकी, यहाँ आपके पास बात हो रही होगी अरेंजमेंट्स की। यहाँ पे भी मैंने जो है ना, हाउ मेनी 3 लेटर कोड कैन बी मेड, या यहाँ सवाल होगा हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फॉर 3 लेटर कोड्स। ठीक है, ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें भी यहाँ पे भी क्या होगा, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल आपको एग्जांपल दिए ना, जब आप सवाल देखेंगे इसके अंदर तो वो वहां पे आपको शो होगा हाउ मेनी 3 लेटर्स परम्यूटेशन कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे। अभी आपको याद रखना है वो ये कि याद रखना है कि ये जो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप गिवन ऑब्जेक्ट्स देखें तो गिवन ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके पास, ये दैट इज संडे। ठीक है, और ये संडे के अंदर जितने अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हैं वो संडे के अंदर तमाम अल्फाबेट्स जो यूज हो रहे हैं वो कितने हैं आपके पास, 6 अल्फाबेट्स हैं, और गिवन जो अल्फाबेट्स हैं वो कोई रिपीट नहीं हो रहा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास गिवन अल्फाबेट्स हैं या गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब यहां हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द सेकंड आपके पास पार्ट है परम्यूटेशन का। पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट यहां आपने कर लिया, वो क्या था कि जब आपके पास एन और आर क्या हो, जब एन और आर आपके पास जो है वो सेम रहता है। ठीक है, जब आपके पास जो है वो एन और आर सेम रहेगा तो आपने क्या किया, एन
tr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ओके, फिर उसके बाद फिर आपने जो है वो सेकंड कंडीशन ली है। अभी वो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जब n और r आपके पास क्या हो, इक्वल ना हो, तो हमें सवाल को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक नॉट रिपीटेड के केस में और एक रिपीटेड के केस में। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने इसका सवाल लिया, ठीक है जी, इसका एक जनरल सवाल लिया कि हम जो है वो अगर सवाल में n और r हमारे पास सेम नहीं आते, जैसे हमारे पास 6 अल्फाबेट्स अवेलेबल थे और उसमें से 3 हमने यूज करने थे नॉट रिपीटेड के अंदर भी और रिपीटेड के अंदर भी, तो हमने उसको भी सॉल्व करके देखा कि उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला अलग है और रिपीटेड के केस का फॉर्मूला अलग है। फिर मैंने आपको रिपीटेड और नॉट रिपीटेड की एग्जाम्पल्स भी दे दी कि आपको पता चल जाए कि रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर्स हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करें और सबके आंसर्स क्या हो, सेम आ रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप ये संडे वाला सवाल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि जो ऊपर आपने सवाल अभी सोल्यूशन देखा है बिल्कुल सेम उसके आंसर्स आ जाए, क्योंकि आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम सेम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं, चेंज कर लेते हैं। हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, हमने इसको चेंज करके हाँ मैंने 3 लेटर कोड्स की बजाय इसको हम कर देते हैं 4 लेटर कोड्स। ठीक है जी, जब हम 4 लेटर कोड्स करेंगे तो अब आपके पास आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? तो अब हम जा रहे हैं इसके थर्ड ऑप्शन की तरफ, परम्यूटेशन के थर्ड ऑप्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? द थर्ड वन इज सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, जब भी आपके पास कोई परम्यूटेशन ऐसे आ जाए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जिसमें लफ्ज जो है वो आपके पास यूज हो रहा हो सर्कल का, राउंड का, सर्कुलर का, ठीक है, तो आप समझ जाए कि वहां पे जो हमें यूज करना है वो हमें यूज करना है किसको, सर्कुलर परम्यूटेशन को यूज करना है। ठीक है जी, जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है जी, सर्कुलर परम्यूटेशन को हम, सर्कुलर परम्यूटेशन क्योंकि जो ऊपर आपने क्वेश्चन करे हैं वो बेसिक परम्यूटेशन के, सर्कुलर परम्यूटेशन को हम सीपी से कैलकुलेट करते हैं, सीपी लिखते हैं इसके लिए, और इसका फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। अब जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें से हमने 1 माइनस करके इसका फैक्टोरियल निकालना है। जब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, आपके पास इसके लिए हमारे पास जो है वो यूज होगा क्या, इसके लिए हमारे पास यूज होगा दैट इज द सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर कोई भी चीज जब हमें जो है वो क्या करनी हो, कोई भी चीज हमें जो है वो राउंड टेबल के ऊपर जो है वो राउंड टेबल पे या सर्कल में या सर्कुलर फॉर्म में जो है वो अगर हमें जो है वो अरेंज करनी होगी तो हम वहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास, लेट सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन, अच्छा, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 10 plants can be planted in a circle। ठीक है, 10 plants in how many ways 10 plants can be planted in a circle। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल जो है वो आपके पास बेसिक सा सवाल है कि अगर हमारे पास 10 प्लांट्स अवेलेबल हैं और हमने उसको एक सर्कल में जो है वो अरेंज करना है, अगर तो हम उसको सर्कल में अरेंज करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपके पास सॉल्यूशन में कैसा आ जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास दैट इज गिवन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं, मेरे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं n इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, और जब हमारे पास 10 वो ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो क्या होगा, जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन इक्वल्स टू n-1
फैक्टोरियल, और सर्कुलर परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, सर्कुलर परम्यूटेशन दैट मीन्स 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी। और 9 फैक्टोरियल कितना आएगा आपके पास, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने कैलकुलेटर्स के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा नंबर ऑफ वेज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, ये आगे आपके पास नंबर ऑफ वेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। अच्छा जी, तो 9 फैक्टोरियल आपके पास जो है वो आ जाएगा कितना, 9 फैक्टोरियल विल बिकम 3 6 2 8 8 0। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब कैलकुलेटर जो है वो आप लोगों के पास है। गुड, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपने याद रखना है, इसके लिए आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन मींस के आपके पास लव्स सर्कल का, राउंड का, ठीक है, या सर्कुलर फॉर्म का, सर्कुलर मतलब गोल दायरा, ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपका अगर अरेंजमेंट के सवाल में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सवाल आपके लिए सर्कुलर परम्यूटेशन का। इसमें आपने n-1 फैक्टोरियल से इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वो, अब जो भी इसके आंसर्स आ रहे हैं, अब आप देखें कि आपने जैसे सेक्शन बी के क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी थी, मगर यहाँ आपके पास कैलकुलेशंस क्या हो गई हैं, बहुत छोटी हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। तो इसको याद रखिएगा कि आपने जो है वो इन आंसर्स को क्या करना है, आपने इन आंसर्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में भी, फंडामेंटल काउंटिंग रूल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आंसर्स हैं, मैं हर आंसर को तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, बट मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए जो है वो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने इसके बाद आंसर जो है ना वो ये लिखना है। ठीक है जी, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन अ सर्कल इन 3 6 2 8 8 0 वेज। ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है आपका कि जब आप अपनी आंसर शीट के ऊपर इसको लिखते हैं इस तरह। जनरली कोई इसके आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखता, ठीक है जी, जो प्रिपेयर करके जाएगा वही जो है वो इसको इस तरीके से लिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं किस पे, ये तो बहुत इजी है, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो याद रखिएगा कि सर्कल का लफ्ज आएगा तो आपने क्या करना है, जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल लेना होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं आप किस पे, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे हम आ जाते हैं, इसको हम ले लेते हैं यहीं पे लाइक दिस। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या होगा, हम जो फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, या इसको आप जो है वो ग्रुप परम्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी कंडीशन क्या होती है आपके पास, इसकी कंडीशन ये होती है कि when given objects are repeated। ओके, अभी तक ऊपर जो भी आपने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है वो ऐसा नहीं किया था जिसके अंदर आपके पास क्या हो, गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो। ठीक है ना, अभी तक जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन थे वो सब सिंगल सिंगल थे। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है उसके अंदर क्या आ रहे हैं आपके पास, 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, दैट इज SUNDAY, SUNDAY। यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो
6 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं और ये 6 अल्फाबेट्स में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर आ जाए अगर तो हम क्या होगा भाई, ऊपर आके हम देखें तो ऊपर जो आपको गिवन थे अल्फाबेट्स वो क्या थे, वो भी आपके पास 6 अल्फाबेट्स गिवन थे। ठीक है जी। और वो 6 अल्फाबेट्स में क्या था आपके पास, वो 6 अल्फाबेट्स में आपके पास में कोई रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, अगर आपके पास जो है वो कोई क्वेश्चन इस तरह आता है कि जिसमें गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो, वो कैसे होंगे भाई। अच्छा, अब देखें इसका क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है जी, बल्कि ऐसे नहीं लिखते इसको, सॉरी, हाउ मेनी permutations, how many permutations are possible from letters of the word। अच्छा, अब यहाँ हम ले रहे हैं क्या, लेटर्स ऑफ द वर्ड। एक ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, एक सेकेंड, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि ये रीडेबल फॉर्म में आ जाए। अच्छा जी, ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर जो गिवन ऑब्जेक्ट्स थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो रिपीट हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन से या ग्रुप परम्यूटेशन से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हम इसका फॉर्मूला ले लें। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ग्रुप परम्यूटेशन इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ग्रुप permutation equals to n factorial whole divided by n1 factorial multiply by n2 factorial multiply by n3 factorial multiply by so on to n r factorial। ठीक है। अच्छा, ये आपका ग्रुप परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, और ग्रुप परम्यूटेशन की पहचान क्या है कि आपको जो भी गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर ही रिपीटेशन नजर आ जाएगी, यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट हो रहे होंगे। लाइक देखें, ऊपर हमने एक वर्ड यूज किया था संडे, अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड बुक। बुक के अंदर आपके पास क्या हो गया, 2 अल्फाबेट्स आपके पास क्या है, सेम हो गए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि ग्रुप परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्रुप परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर अल्फाबेट को उसके हिसाब से मार्किंग करते हैं। कैपिटल बी यानी बुक को हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, सॉरी, हम सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन 1 दैट इज बुक। ठीक है, अब बुक को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, बी कैपिटल जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। और बी के काउंट कितने, बी का काउंट जो है वो एक है सिर्फ। ठीक है, इट्स काउंट 1 क्योंकि एक दफा है। सेकेंड अल्फाबेट मेरे पास क्या है अवेलेबल, ओ, ओ मेरे लिए क्या हो जाएगा, विल बिकम n2, और n2 हो जाएगा आपके पास कितना, 2, क्योंकि ओ मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, ओ मेरे पास 2 अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर थर्ड पे मैं ले लूंगा के मेरे पास कितने हैं, के हो जाएंगे मेरे पास n3, और n3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो जो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हमने बार बार नहीं लेना है,
उनको जो हम एक नाम असाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने ओ यहाँ पे लिखा n2, तो n2 जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो n2 लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसके आगे काउंट लिख लिया 2। जब काउंट 2 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, काउंट 2 लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ अब 2 ओ अवेलेबल है। ठीक है जी, तो मुझे ओ को अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टोटल n निकालूं तो n निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो टोटल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है जी, इक्वल्स टू 4। क्लियर हो गई बात ये। वैसे भी आप देखेंगे तो टोटल अल्फाबेट जो नजर आएंगे वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है आपके पास ग्रुप परम्यूटेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, n फैक्टोरियल मीन्स कि आपके पास ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n1 मेरे पास कितना है 1, तो मैं लिखूंगा इसको 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 है 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास कितना, 4 3 12 एंड 12 24। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 1 2, यानी आपकी ग्रुप परम्यूटेशन जो है वो कैसे आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी आपके पास 12, 2 और 24 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 12 वेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर 12 permutations possible from the letters of the word book। बुक से हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं, बुक से हम 12 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, जिसके अंदर हम किसी में बी को पहले इस्तेमाल करें, किसी में हम ओ को पहले इस्तेमाल करेंगे, किसी में हम के को पहले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये जो अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं ये याद रखिएगा, इन अरेंजमेंट्स को बनाने में क्या होगा आपके पास, इन अरेंजमेंट्स को बनाने में समझ लें कि कोई मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो भी आप अरेंजमेंट बनाए उसके अंदर क्या हो, 4 फैक्टोरियल को ओपन करके 2 फैक्टोरियल के तक लेस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेटर से क्या वैल्यूज भी ले सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट हम परम्यूटेशन में बनाते हैं जरूरी नहीं है कि इसके अंदर उस अरेंजमेंट की कोई ना कोई मीनिंग सामने आ रही हो। ठीक है, तो आप एनोटेशंस जो है वो आप जो है वो ना करें। ठीक है, एनोटेशंस जो है वो आपने यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन मैं लिख रहा हूं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, दैट इज स्टैटिस्टिक, STATIS, ठीक है, TICS, स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को लिखने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास भाई, स्टैटिस्टिक्स को लिखने के लिए पहला अल्फाबेट होगा S, जिसको हम कहेंगे N1। ठीक है, और N1 मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, दूसरा अल्फाबेट आ रहा है मेरे पास T, जिसको मैं कहूंगा N2। N2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद फोर्थ अल्फाबेट मेरे पास है A आपके पास क्या होगा, N3 आपके पास कितना आ गया, 1। फिर A के बाद T हम यूज कर चुके हैं, अब हम लेंगे यहाँ पे I। ठीक है, I मेरे पास हो जाएगा N4, और N4 क्या आ रहा है आपके पास, N4 आ रहा है 2 टाइम्स। अच्छा, देन उसके बाद फिर I के बाद S हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पे T हम यूज कर चुके हैं, I यूज कर चुके हैं, तो हम बच जाएगा C, और C हमारे लिए क्या हो जाएगा, N5 मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ग्रुप परम्यूटेशन के लिए अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
n equals to n1 plus n2 plus n3 प्लस n4 प्लस n5, ठीक है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 विच विल इक्वल्स टू 10। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ग्रुप परम्यूटेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैंने कितने n को नंबर करा है, 5n को नंबर किया है, तो फिर मैं लिखूंगा n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यूज डाल देते हैं तो क्या आ जाएगी भाई, ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई सॉरी multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3, ठीक है, 3 तक मैंने इसको लाके रोक दिया क्योंकि मेरे पास नीचे एक फैक्टोरियल अवेलेबल था, ठीक है, नीचे एक 3 फैक्टोरियल अवेलेबल था, इसको हमने रोक लिया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल सेकंड वाला जो है वो क्या हो जाएगा 3 2 एंड 1, फिर 1 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 फैक्टोरियल ही होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको हम एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, फैक्टोरियल हमेशा फैक्टोरियल से ही कैंसिल होता है, ये याद रखिएगा, मैंने ये फर्स्ट क्लास में जब मैंने कराया था ये काम तो उसमें बताया था, ठीक है। सिंपल नंबर से फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होता, तो ऊपर भी 3 फैक्टोरियल नीचे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 जा, आपके पास 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आपके पास जो वर्ड आपके पास जो नंबर्स बच जाएंगे वो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं है, इसकी जगह बच जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50400, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के अल्फाबेट्स को यूज करूं और स्टैटिस्टिक्स के अल्फाबेट्स को यूज कर मैं परम्यूटेशन बनाऊं अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को यूज करके स्टैटिस्टिक्स के अल्फाबेट्स को यूज करके परम्यूटेशंस बनाऊं तो मेरे पास ग्रुप परम्यूटेशन ये शो कर रही है कि मैं 50,400 वेज में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकता हूं, ठीक है। ग्रुप परम्यूटेशन को फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, ग्रुप परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास क्या हो गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, जब आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या हो रहे हो रिपीट हो रहे हो, लाइक दिस, देखिए बुक के अंदर क्या है 2 अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे थे, वो सिंपल परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हैं। ग्रुप परम्यूटेशन या डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये याद रखिएगा कि उसके अंदर हमारे पास जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रिपीट होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 ये कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं आ रहा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया है, मैंने बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपने उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, तो 10 9 8 7 6 5 4 ये सब क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 के बाद 2 और 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास नीचे भी 3 फैक्टोरियल अवेलेबल था,
जब वो 3 फैक्टोरियल नीचे अवेलेबल था इसलिए मैंने उसको कैंसिल आउट नहीं किया है, ठीक है, ओपन नहीं किया है, ताकि वो डायरेक्ट फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए, ठीक है। फिर नीचे जो हमने दो फैक्टोरियल 3 और 2 को ओपन किया था उसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4 और फिर ये 2 1 जा और 2 1 जा 2, ये जो कैंसिल हुए हैं बचा क्या आपके पास 10, ये 9 8 7 2 और 5, बाकी ये 2 भी कैंसिल हो गया है, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया है और आपके पास 4 भी कैंसिल हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर 10 फैक्टोरियल का डायरेक्ट आंसर ले लें और नीचे जो है वो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लें और इनको फिर आपस में आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उसमें भी दो ही स्टेप यूज होंगे, एक स्टेप में आपने वो शो करना होगा, मतलब ये वैल्यूज पुट करनी होगी, और सेकेंड स्टेप में आंसर लिखना होगा। और इसके बाद फिर आप क्या लिख देंगे, 50,400 परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। ये आपका इन द एंड आंसर हो जाएगा, किसका, आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगर आपके पास, जब आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो पास्ट पेपर्स देखने में आपको क्या होगा, पास्ट पेपर्स आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, जिसके अंदर आपको जो है वो दो, आपको जो है वो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है जी। वो वर्ड्स क्या है, लाइक दिस, मैं आपको नीचे इसके क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, जो जनरलाइज क्वेश्चन है, जो आपको पास्ट पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, like this, how many permutations are possible from the letters of the word नंबर 1, आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ गया नंबर, और नंबर 2 आपने ले लिया अकाउंटेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो आ सकता है, ठीक है जी, किसमें, पेपर में आए। आप देखेंगे तो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपको दो वर्ड्स दे देगा और उसमें निकालनी होगी आपको परम्यूटेशन। अब जो नंबर 2 है, वो नंबर 2 तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये ग्रुप परम्यूटेशन का सवाल है, बट नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, जो वर्ड इसने दिया है, वो वर्ड क्या है आपके पास, नंबर, NUMBER। इसमें कोई भी गिवन अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सारे अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 वाला जो है वो ग्रुप परम्यूटेशन से नहीं होगा। इसको आपने कैसे सॉल्व करना होगा, बिल्कुल फर्स्ट जो आपने आपने करी थी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी जिसमें एन और आर आपने इक्वल रख के सॉल्व किया था, इसको आपने उससे सॉल्व करना होगा। तो इसका बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, सिंपल परम्यूटेशन के अंदर जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है जी, सिंपल परम्यूटेशन में जो भी आपको जो चीज गिवन होगी वो क्या होगी, उसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं होगी, गिवन के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं होगी। देख रहे हैं आप, ये गिवन है, ये जो वर्ड है नंबर, ये गिवन है, इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, ठीक है। और ये जो दूसरा वर्ड गिवन वर्ड है वो क्या है, अकाउंटेंट, इसमें आपको देखिए रिपीटिशन नजर आएगी, ए की रिपीटिशन है, सी की रिपीटिशन है, टी की रिपीटिशन है, एन की रिपीटिशन है। तो जहां आपको गिवन ऑब्जेक्ट्स में या गिवन जो आपको लेटर्स हैं उसमें रिपीटिशन नजर आए तो आप समझ जाएं कि वो ग्रुप परम्यूटेशन का सवाल है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है कि जब आपको रिपीटिशन गिवन में नजर ना आए तो आप समझ लें कि सिंपल परम्यूटेशन का सवाल है, जो फर्स्ट ऑप्शन से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो चीजें आपने अभी देखी हैं, करी हैं सारी, तो वो आपको जो है वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है।
और हमारे पास जो अभी लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसमें जो मुझे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं वो टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। और उन 10 लोगों को ही जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी अटेंडेंस के अंदर मार्क करेंगे। इसमें नंबर 1 मेरे पास जो है वो आ रही हैं आपके पास। नंबर 1 पे सानिया है, ठीक है, सानिया अवेलेबल है। नंबर 2 इज हादिया, ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो अच्छा हादिया है और सादिया दोनों मौजूद हैं। नंबर 4 पे निक्सन है, ठीक है। नंबर 5 आपके पास उमैमा, ठीक है, उमैमा प्रेजेंट हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास फर्दर शहरियार, ठीक है, शहरियार अवेलेबल है। शहरियार की अटेंडेंस हो गई है। शहरियार के बाद कोमल है, कोमल, कोमल के बाद आपके पास नबीहा, ओके, नबीहा आ गई हैं। नबीहा के बाद आपके पास नक्श, नक्श फातिमा अवेलेबल हैं। और नंबर 10 पे हैं हम्माद, ओके। अभी भी आपके पास जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं कि काइंडली इसमें आप जब भी आए तो यहाँ आपके पास जो है वो समझ लें कि आपको जो है वो अपने जीआर नंबर को साथ में ही रखना है, ठीक है। बस आप नाम लिखिए, जीआर को वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख के आगे ब्रैकेट में अपना जीआर नंबर मेंशन कर दें, तो उससे आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि ये हमारे, ठीक है। जिसमें सानिया आपके पास नहीं लिखा हुआ, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, प्रोफाइल्स में जाके अपडेट कर लीजिएगा अपने नाम के आगे अपना जीआर नंबर, शहरियार आप भी, ठीक है। और बाकी सब जो है वो हम्माद आपका भी नहीं है, ठीक है। तो आप भी जो है वो इसको जब नेक्स्ट टाइम आए तो उसके लिए जो है वो आप अपना जो है वो ये काम कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, ठीक है जी। और आपने जो है वो समझ लें कि ये जो आपने काम जितना भी किया है इसको गो थ्रू करिएगा। मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको जो है वो इसकी पूरी एक जो है वो पिक्चर जो है, जो अभी अब मैंने लिखा हुआ है सारा काम है, ये मैं आपको जो है वो एज अ पिक्चर फॉर्म में मैं आपके ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो हम इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे करते हुए जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे आगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जितना भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे काम कर लें, ठीक है। और अभी भी थोड़ा सा बस ये है कि 9 मिनट्स अभी वैसे तो ऊपर हो चुके हैं। नॉर्मली ये आपके लेक्चर्स को हम जो है वो टू थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 30-30 या 40-40 मिनट्स के टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पूरा कंप्लीट सेशन करेंगे। और अभी जो है वो इत्तेफाक है कि ये पूरा कंप्लीट एक ही सेशन हो गया विदाउट डिस्टर्बेंस, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अदरवाइज अगर इसमें कभी डिस्टर्बेंस आएगी तो फिर हम बीच में एक 5-10 मिनट का ब्रेक करके दोबारा इसको जो है वो जहाँ से हमने ड्रॉप किया था तो दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, पास पेपर में इसके सवाल देखिएगा और पास पेपर में इसके सवाल देखकर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इसके सवाल आपको पास पेपर में मिल जाएंगे। कुछ आपको जो है वो सिंपल परमिटेशन के सवाल भी पास पेपर में मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप जो है वो ये काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेंसडे को आपकी क्लास के टाइम पे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हम इंटरेक्टिव करके जो है वो काम कर लेंगे। अभी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है वो इसको एक दफा गो थ्रू करिएगा, मैं इसकी जो है वो पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। और फिर भी इसको जब आप रिवाइज कर रहे हो और उसके कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास आए तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे साथ साथ जो है वो लेते रहेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन भी जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है वो अपना वेंसडे को जो मेरी क्लास के टाइम है उसी के ऊपर कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।